Hello everyone and welcome to NCRT explanation, and today we're going to be doing the chapter 3 of economics SST class 10, that is money and credit. हम इसका पूरा explanation करेंगे through NCRT और इसका बहुत अच्छे से हम लोग deep में जाएंगे NCRT के, because we know how NCRT is important especially in SST. So without any further ado, let's just get started with the video. And also one more thing, that if you want to save your more time तो आप इस वीडियो को 1.5x या 2x पर भी देख सकते हैं. सो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी हम अगर दिमाग में आता है, सो वी कैन थिंक कि हम लोग अगर कुछ भी हम लोगों को आज की डेट में कोई भी चीज़ खरीदनी है, कोई भी सर्विस एक्सचेंज करनी है, कोई भी फैसिलिटी लेनी है, हम लोग मनी का यूज़ करते हैं. और मनी की ही मदद से हम लोग अपने सारे और हमारे जो भी वांट्स या नीड्स रहते हैं, जो भी डिज़ायर्स रहते हैं, हम मनी से कम पूरे कर सकते हैं अपने. तो इस चैप्टर में बेसिकली मनी की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि जैसे पुराने समय में जब मनी नहीं हुआ करता था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो किस तरह से लोगों को प्रॉब्लम आती थी, और क्रेडिट का क्या क्या बेनिफिट्स है, किस तरह से लोग क्रेडिट ले सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. तो हम लोग शुरू करते हैं विद द चैप्टर. सो द यूज़ ऑफ मनी spans a very large part of her everyday life. Obviously बात है, हमारी रोज की दुनिया में we cannot imagine a life without money. Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving the money in any single day. Can you make a list of these? In many of these transactions, goods are being bought and sold. With the use of money, in some of these transaction services are being exchanged with money for some. There might not be any actual transfer of money taking place, but a promise to pay money later. तो ये बहुत ही इजी सा पैराग्राफ था. तो फिर इसमें तो समझ में आ गया होगा किस तरह से मनी जो है वो हम लोगों को हर जगह हमारे यूटिलाइजेशन होता है उसका, और उसके बिना हम लोग वी कैन नॉट इमेजिन आर एवरीडे लाइफ. कुछ भी हम खरीद रहे, कुछ भी बेच रहे, सो उसके अकॉर्डिंग. हैव यू एवर wondered why transactions are made in money? The reason is simple. A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she wants. Thus, everyone prefers to receive payment in money and then exchange the money for making things they want. Take the case of a shoe manufacturer. चलो इस पे बाद में आते हैं. तो ऊपर क्या बोला कि जिस भी इंसान के पास मनी रहेगा वो आराम से मनी से कुछ भी बेच सकता है, कुछ भी खरीद सकता है, और जो जिसको मनी मिल भी रहा है वो उससे भी अपना मन की चीज़ कुछ भी ले सकता है. जैसे बाटा सिस्टम में क्या होता है, मैं आपको जो ले रहा हूँ वही आपके पास ऑप्शन है, मैं आपसे जो आप मेरे को दे रहे हो वही मेरे पास एक लौता ऑप्शन रहेगा. बट मनी के साथ आप कुछ भी चीज़ खरीद के, कुछ भी चीज़ बेच के उस मनी का कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो किसी भी डिफरेंट फील्ड से. तो आपको कोई बाटर सिस्टम करने के लिए एक ऐसे इंसान नहीं चाहिए होगा जो आपकी चीज़ ले. यहाँ पे वही बता गया है. टेक द केस ऑफ अ शू मैन्युफैक्चरर. ही वांट्स टू सेल शूज इन द मार्केट एंड बाय वीट. द शू मैन्युफैक्चरर विल first exchange shoes that he has produced for money and then exchange the money for wheat. Imagine how much more difficult it would have been the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money. He would have look for a wheat growing farmer who do not only wants to sell wheat but also wants to buy shoes in exchange. तो बहुत ही इजीली जैसे कहा गया कि अगर कोई शू मैन्युफैक्चर है उसको वीट चाहिए, तो अगर पहले के ज़माने में उसको क्या करना पड़ता बाटा सिस्टम में कि उसको ऐसा एक वीट सेलर को ढूंढना पड़ता जो उसकी शू ले और उसके बदले में उसे दे. अब अगर जिसको शूज़ की ज़रूरत नहीं है वो वैसे वीट सेलर के पास जाएगा, वीट फार्मर के पास जाएगा, तो वो फिर मना कर देगा कि मुझे नहीं चाहिए शूज़. तो फिर उसका भी वीट नहीं बेच रहा और यहाँ पे इसका भी शू नहीं बिक रहा. That is, both the parties have to agree to sell by each other's commodity. This is known as double coincidence. So इस पे क्वेश्चन बनता है डबल coincidence of bonds पे. So दोनों पार्टीज को अग्री करना पड़ेगा एक दूसरे की कमोडिटी खरीदने के लिए. What a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. In barter system, where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of bonds is an essential feature. Same वही बात कही गई है यहाँ पे भी. In contrast, in an economy where the money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates the need of double considerance of bonds. It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoes and the same time sell him wheat.
as he has to find a buyer for his shoes. Once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat or any other commodity in the market. Since money acts as a medium intermediary in the exchange process, it is also called as medium of exchange. Important है ये. तो वही बात कही है, आज के डेट में अब वो अपनी शूज़ को उसको ऐसे कोई फार्मर को नहीं ढूंढना पड़ेगा जो उसकी शूज़ बदले में लेके उसको वीट दे. उसको बस अपना एक कोई भी कस्टमर या क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा जिसको अपना शू बेच सके, उससे वो मनी ले सके और उस मनी से वो चाहे वीट खरीदे वो कुछ भी खरीदे, दैट इज ऑल अपॉन हिम. तो अभी इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इज आर मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में जैसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितने सारे पहले ज़माने के जो कॉइन्स एंड एवरीथिंग होते थे वो ऐसे गोल्ड का ये रहा है ना. तो जैसे गुप्ता कॉइन्स और आज के डेट में मॉडर्न कॉइन ये है. तो एक स्टैंडर्ड कॉइन आ गया है मार्केट में बेसिकली. तो क्या कह रहा है यहाँ पे, वी हैव सीन दैट मनी इज अ मनी we have seen that money is something that can act as a medium of exchange and transaction. Before the introduction of coins, a variety of objects was used as money. For example, since the very early ages, Indians used grains and cattle as money. Thereafter came the use of the metallic coins, gold, silver, copper coins, a phase which continued well last in the century. So basically बताया जा रहा है कि आज की डेट में मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंट्रोड्यूस हुई है. मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है? पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. बट पहले इंडिया में स्पेशली यहाँ पे पहले ग्रेन्स और कैटल यानी कि गाय बकरी को यूज़ करा जाता था एक्सचेंज करने के लिए कुछ भी, या फिर ग्रेन्स दिए जाते थे. तो इस तरह से होता था पहले. जैसे कि मैं तुम्हें 2 किलो एनीथिंग लाइक चावल या आटा दे रहा हूँ तो तुम मेरे को दाल दे दो. सो इट्स लाइक दैट. अभी करेंसी जैसे मैंने बोला, इट इज़ पेपर कॉइन्स पेपर नोट्स एंड coins. Modern forms of money include currency, paper notes, and coins. Unlike the things that were used in money earlier, modern currency is not made up of precious metals such as gold, silver, and unlike grains, cattle, and neither the use of everyday use of modern currency without any use of its own. Okay, so basically यहाँ पे कहा जा रहा है कि आज की फॉर्म की जो मनी है, जो करेंसी है, वो किसी भी प्रीशियस मेटल से नहीं बनी हुई है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जैसे पहले हुआ करता था, और ना ही वो ग्रेन या कैटल है. और आज की जो मनी है उसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. मतलब पेपर नोट का, पेपर की कोई एज वैल्यू नहीं है. जैसे अगर पेपर फट जाए तो उसकी फिर वैल्यू नहीं रहेगी पेपर नोट की, बट क्योंकि वो एक करेंसी है तभी उसकी वैल्यू है. बट स्पेशली उसकी कोई वैल्यू नहीं. जैसे अगर कोई सोने का कॉइन है, वो अगर टूट भी जाए तो वो फिर भी सोना है, यू कैन मेक यूज आउट ऑफ इट. बट आज की डेट में वैसा नहीं है. देन व्हाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? बिल्कुल सही बात है. दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि ऐसे क्यों लेते. इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. क्योंकि ये करेंसी गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री की ऑथराइज है तो यूज़ में लानी पड़ेगी. So, in India, the Reserve Bank of India issues the currency notes on behalf of the central government. As per the Indian law, no other individual or organization is allowed to issue the currency. तो इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वही इशू करती है नोट्स और कॉइन्स बिहाफ किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट की. और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंडिविजुअल नहीं कर सकता. Moreover, the law legalized the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transactions in India. No individual can in India can legally refuse a payment made in rupees. Hence, the rupee is widely accepted as a medium of exchange. So basically, इसमें ये कहा जा रहा है. This is also very important. इसमें इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है मीडियम मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी पे. सो इसमें ये कह रहा है कि कोई भी इंडिया में कोई भी सेटलिंग ट्रांजैक्शन करेगा, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन है रुपी में कुछ भी ट्रांजैक्शन होगा तो वो कोई भी इंडिविजुअल उससे मना नहीं कर सकता है कि आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस. उसको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो ही ऑथराइज फॉर्म ऑफ currency है. Okay, so next topic is a deposit with banks. The other form in which people hold money is as deposit with bank. At some point of time, people need only some currency for their day-to-day need. For instance, the workers receive their salaries at the end of the month. They have extra cash at the beginning of the month. What do people do with the extra cash? They deposit it with the banks, and by opening a bank account in their name, bank accept the deposit and also pay an amount as interest on the deposit. In this way, people's money is safe with the banks and it earns an amount as interest. People also have the provision to withdraw the money when they require. Okay, since the deposit in the bank's account, that accounts can be withdrawn
on demand. These deposits are known as demand deposits. So पूछे गए डिपॉजिट विद बैंक क्या होते हैं, so basically these are demand deposit. डिपॉजिट विद बैंक नाम से पता चल रहा है जो डिपॉजिट हम करते हैं बैंक में, बेसिकली हम अपना जो पैसा रखते हैं बैंक में, ठीक है। तो जैसे सैलरी वगैरह आती है वो बैंक में ट्रांसफर हो जाती है चेक के थ्रू, तो बेसिकली वही है। और कुछ भी एक्स्ट्रा आपको कैश अपने पास रखना नहीं पड़ता, तो बेसिकली सिक्योरिटी मेंटेन रहती है, आपको इजी टू हैंडल होता है, और उस पर बैंक इंटरेस्ट भी देती है अगर आप जितना भी आप रखते हैं उस अकॉर्डिंग पे। डिमांड डिपॉजिट offer another interesting facility is that which lends essential characteristics of money that would be medium of exchange. You would have heard the payment being made in checks instead of cash. For payment through check, the payer who has an account with the bank makes out a check for the specific amount. A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. तो इसमें बेसिकली कहा जा रहा है कि डिमांड डिपॉजिट का एक फॉर्म है दैट इज चेक। अब चेक क्या होता है, एक पेपर इंस्ट्रक्टिंग व्हाट इज अ चेक क्वेश्चन बनता है, तो अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट टू अ पर्सन, एक पर्सन के बैंक अकाउंट में। बेसिकली चेक तो सबको पता है, एंड उस पर क्या होता है, एक तो बेस्ट फॉर्म रहता है क्योंकि एक तो ईजिली एक्सेप्टेबल हो जाता है, मतलब ईजिली एक्सेप्टेबल इन द सेंस इट्स वेरी ईजी, आपको पूरा पूरा कैश लेके ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, आप एक चेक लिख के डिपॉजिट कर सकते हैं। Thus, we see that demand deposits share the essential features of money. Definitely, the facility checks against demand deposit makes it possible to directly settle payments without the use of cash. जैसे कहा कि विदाउट कैश का यूज़ करे हुए हम लोग पेमेंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सो डिमांड डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड वाइडली मीन्स ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विद करेंसी, दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द फॉर्म ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। इसलिए डिमांड डिपॉजिट भी मॉडर्न इकोनॉमी का फॉर्म है। You must remember the role that the banks play here, but for the banks there would be no demand deposit and no payments by checks against these deposits. The modern forms of money, currency and deposits are closely linked to the working of the modern banking system. तो इसमें भी वही सेम चीज़ें कही गई है। सो वी मूव फर्दर, दैट इज लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। अब लोन के ऊपर हम बात करेंगे बैंक में, ठीक है। सो लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ अ बैंक फर्दर। व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। अब हमने भी दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आता हो कि इतना जो पैसा लेती है इंसान से, मतलब हम लोग जो रखते हैं बैंक में बेसिकली, वो उतना सारा पैसा जाता कहाँ है, बैंक उसका करती क्या है। नाउ there is an interesting mechanism work here. Banks keep only a small portion of the deposit as a cash with themselves. For example, the bank in India these days hold about 15% of their deposited cash. तो बेसिकली बैंक जो है, अब जितना डिपॉजिट होता है बैंक में सारे अकाउंट से, वो उसका सिर्फ छोटा सा पोर्शन अपने पास रखती है, दैट इज 15% इंडिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोन एक्टिविटी पे भी क्वेश्चन बनता है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज केप्ट एज अ प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विथड्रॉ द मनी टू बैंक एट एनी गिवन डे। सो बेसिकली ये जो 15% डिपॉजिट रखा जाता है बैंक में, ये उनके लिए होता है जो कभी भी, जैसे अगर हम लोगों को भी नीड होती है मनी की इमीडिएटली, तो हम जाके बैंक से अपना विथड्रॉ कर सकते हैं मनी, तो 15% इसलिए वहाँ पे रखा जाता है। Since on any particular day, only some of its many depositors come to withdraw the cash, the bank is able to manage with this cash. अब जब भी कोई आ जाता है डिपॉजिटर्स पेमेंट लेने अपना कैश की फॉर्म बैंक से, तो बैंक वो 15% देती है। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो मेजर पोर्शन बचा इतना सारा 85%, 85 भी नहीं तो जो मेजर पोर्शन रहता है बेसिकली वो बैंक क्या करती है, लोन में एक्सटेंड कर देती है। देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स ऑफ वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब लोन की डिमांड बहुत होती है, सब तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लोन की डिमांड होती है, चाहे बिजनेस हो, फार्मिंग हो, घर बनाना हो, एवरीथिंग। We shall read more about this in the following sections. Banks use the deposits to meet the loan requirements of the people. In this way, banks mediate between those who have surplus funds, the depositors, and those who are in need of funds, the borrowers. Banks charge a very high rate of higher interest rate on loans than that what they offer on deposit. The difference between what is charged from the borrowers and what is paid to the depositor is the main source of income. So बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कहानी इसमें बोली गई है, दैट इज़ कि जो डिपॉजिटर्स रहते हैं जिनके पास भी ज़्यादा मनी रहता है वो वहाँ पे रखते हैं। अब बेसिकली क्या बोल रहे हैं इसमें, बैंक मीडिएट बिटवीन दोज
मतलब बैंक उनके बीच में डील करता है जिसके पास ज़्यादा मनी है, जो डिपॉजिट करते हैं, और जो जिसको नीड है मनी की, जो बोरोअर करते हैं, यानी कि जो लोन लेते हैं। अब बैंक कहाँ से कमाती है? बैंक चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो लोन ले रहे हैं उससे वो बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है। और जो बैंक देती है इंटरेस्ट वो बहुत एकदम छोटा सा नॉमिनल सा होता है। तो उसका बीच का जो डिफरेंस होता है, तो बेसिकली आप जब बैंक ज़्यादा दे रही है, फॉर एग्जांपल अगर कुछ भी, जैसे बैंक लोन में 8 या 9% चार्ज कर रही है इंटरेस्ट, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, और जो डिपॉजिट है आपको वो 1 to 2% दे रही है। सो इतना सारा गैप जो बच रहा है, ये जो 6-7% का जो गैप बचता है, ये बैंक की इनकम हो जाती है। यहाँ से बैंक अपना इनकम करता है, एंड वट एवर द बैंक नीड्स टू डू इट डस। तो यहाँ से होती है बैंक की इनकम, इसके बीच में से। इस तरह से होता है आपका बैंक का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। अब 2 तरह की डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन हम लोगों को देखना है। अब हम यहाँ पे 2 सिचुएशन देखने वाले हैं, किस किस तरह से क्रेडिट होता है। तो बेसिकली 2 एग्जांपल्स दिए गए, सो लेट्स जस्ट गो थ्रू दीज। A large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some other form. Credit or loan refers to an agreement which the lender supplies to the borrower with the money, goods or services in return and promise a future payment. Let us see a credit example. So basically credit क्या होता है? अगर क्वेश्चन आता है what is credit, तो ये वाली डेफिनेशन आपको लिखनी है। क्रेडिट होता है लोन, जो रेफर क्या होता है, लेंडर सप्लाई करता है एंड बोरोवर मनी लेता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूचर में बेसिकली वापस लौटा देगा विद द इंटरेस्ट एंड ऑल। अब यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हुए हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फेस्टिवल सीजन। अब इट इज़ अ फेस्टिवल सीजन 2 months from now and shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader in town, 3,000 pairs of shoes to be delivered in the month time. To complete production on time, Salim has hired a few more workers, more for stitching and pasting work. He has to purchase raw materials to meet the expense. Salim obtained loans from 2 other sources. तो इसमें ये कहते हैं कि एक शू मैन्युफैक्चरर सलीम, जिसको 3,000 पैर के शूज़ के बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तो उसने कुछ लोग हायर करे हैं अपने अंडर जो स्टिचिंग वगैरह का करते हैं, और उसने कुछ लोन लिया है ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को तो कर सके ना, नहीं तो उसके बाद इतना पैसा कहाँ से है कि वो 3,000 शूज़ का रॉ मटेरियल एक साथ लेके आएगा। तो इसमें बता रहे, फर्स्ट ही आस्क्स द लेदर सप्लायर टू सप्लाई द लेदर now and promises him to pay later. Second, he obtained loan in cash from the large trader in advance payment for 1,000 pairs of shoes as a promise to deliver the whole order at the end of it. So basically वो क्या करता है, पहले तो लेदर का सप्लायर से लेदर ले लेता है और प्रॉमिस करता है कि उसे बाद में दे देगा, और जिसने ऑर्डर दिया है उससे 1,000 पेयर ऑफ शूज़ का पहले पेमेंट ले लेता है एडवांस में, ताकि अगर बाद में कुछ भी हो तो उसका थोड़ी नुकसान होगा। तो एडवांस में 1,000 पेयर्स ऑफ शूज़ का पैसा ले लेता है वो। तो एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर टू मेक गुड प्रॉफिट एंड रीपे द मनी दैट ही हैड बोरोड। तो उसके लिए ये बहुत क्रेडिट जो है, उसने जो लोन या क्रेडिट लिया था उसके लिए एक तरह का ये बहुत अच्छा एक बहुत पॉजिटिव नोट पे ख़त्म होता है। मतलब उसके लिए एकदम भी उसको नुकसान नहीं हुआ। सो बेसिकली इसमें दिखा रहे हैं कि सलीम जो है वो बहुत ही उसने सही ढंग से प्लानिंग के साथ उसने काम करा, दैट्स वाई उसने बहुत सही से करा। तो इसमें क्या दिखा रही है, सलीम ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट हिज वर्किंग कैपिटल प्रोडक्शन capital needs of production. The credit helps to him to meet the ongoing expense, complete production on time. Thereby needs to credit therefore plays a vital important role. So इसमें credit vital रोल कैसे प्ले कर रहा है, एक तो उसने टाइम पे भी प्रोडक्ट को कर दिया और उसने प्रॉफिट बहुत अच्छा करा। अब जो सेकंड है, अब इसका कॉन्ट्रडिक्शन हम लोग देखते हैं। ये है सपना की प्रॉब्लम। अब सपना का क्या है, लेट्स रीड इट आउट। सपना, अ स्मॉल फार्मर ग्रोज ग्राउंडनट ऑन 3 acres ऑफ लैंड। तो जो सपना है वो 3 एकड़ लैंड पे ग्राउंडनट करती है ग्रो। शी टेक्स ए लोन, वो लोन लेती है मनी लेंडर से ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सके कल्टीवेशन में। एंड ये होप करती है कि उसकी हार्वेस्ट जो आएगी वो उसका लोन है वो रीपे कर देगी। बट क्या होता है, मिड वे में जो सीज़न होता है वो मतलब जो बेसिकली मिड वे, मतलब जब भी खेती हो रही होती है बीच के समय में, अचानक से क्या होता है, द क्रॉप्स हिट बाय पेस्ट, मतलब उसमें पेस्ट का अटैक हो जाता है एंड द क्रॉप फेल्स। अब उसकी क्रॉप फेल्स हो जाती है ड्यू टू पेस्ट अटैक। अब क्या हुआ, सपना दो सपना प्रेज her crops with expensive pesticides. It makes a little difference. She is unable to pay
रीपे द मनी लेंडर एंड द डेप्थ ग्रोज ओवर ईयर। तो बेसिकली क्या होता है, वो उसकी फसल खराब हो जाती है, अब वो कैसे पे करेगी, तो हर साल उसका बेसिकली अमाउंट बढ़ता जाता है, इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। नेक्स्ट ईयर अपना एक और लोन लेती है कल्टिवेटर से, नॉर्मल क्रॉप करती है। बट अब क्या हुआ ना, उसने जितना पुराना था, तो बिकॉज वो पुराना लोन भी था, अब नया लोन, 2 लोन आ गया। अब उसकी एक बार चलो ठीक है फसल ठीक होगी, बट अब उस एक फसल से वो एक ही लोन दे पाएगी, फिर दूसरा जो था उसका इंटरेस्ट बढ़ बढ़ के बहुत सारा हो गया, तो बेसिकली वो पूरे डेप्थ में फंस जाती है। यही बताया गया है कि इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड ऑफ द क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए रूरल एरियाज में बेसिकली हम लोग लोन लेके, क्योंकि भाई भाई पे सबसे ज़्यादा होता है क्रॉप का प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन कॉस्ट ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स। मतलब क्रॉप में सिर्फ क्रॉप उगाना नहीं होता, बहुत कुछ प्रोसेस हो जाते हैं। सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट एक्सेट्रा, इतनी सारी रिक्वायरमेंट रहती है। Now there is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmers buy inputs and when he sell। अब उसमें एक मिनिमम 3 से 4 महीने का तो समय होता है ना, क्रॉप को ग्रो होने में टाइम लगेगा, इतने सारे प्रोसेस कर रहा है वो, तो उसने लिया किसी से लोन, तो सेल होते होते 4 महीना तो आराम से लग जाएंगे। Farmers usually take crop loans at the beginning of the season, repay the loan at the harvest। अब क्या करते हैं फार्मर्स, जो बिगनिंग होती है क्रॉप के सीज़न की, क्योंकि उनको सीड्स सो करने होते हैं, तब लोन लेते हैं, हार्वेस्ट के समय में लौटाते हैं। अब रीपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशली डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ फ्रॉम फार्मिंग। अब वो फार्मिंग के ऊपर इनकम करती है, आपकी फसल अच्छी हुई, खराब हुई, बिकी अच्छे से, नहीं बिकी, कम रेट में बिकी, ज़्यादा रेट में बिकी, उसके अकॉर्डिंग आप कितना पेमेंट रीपे कर सकते हो, दैट डिपेंड्स। तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल सी चीज़ है। अब सपना के केस में क्या होता है, फेलियर ऑफ क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल। अब उसकी क्रॉप एक बार फेल हो गई, क्योंकि कोई गारंटी तो थी नहीं क्रॉप अच्छे से होगी की। अब एक बार फेल होगी तो उसमें क्या हो गया, उसका लॉस हो गया बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए इम्पॉसिबल हो गया रीपेमेंट करना लोन का। शी हैड, अब उसे सेल करना था, शी हैड टू सेल अ पार्ट ऑफ हिज लैंड टू रीपे द। अब क्या हुआ, उसको रीपे तो करना था पेमेंट, तो उसको एक तो इतनी छोटी जमीन थी उसकी 3 एकड़ की, उसमें से उसने एक पार्ट उसका बेच दिया। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग सो अपना इम्प्रूव था, तो इयरिंग्स लेफ्ट विद वर्स ऑफ। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट इज कॉमनली द डेब्ट ट्रैप। बता रही कि सपना के केस में तो उल्टा क्रेडिट, जैसे पिछले वाला केस जो हुआ था शू मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें उसका वाइटल और इम्पॉर्टेंट रोल बहुत पॉजिटिव वे में गया, बट इसमें क्या होगा, इसको और वर्स सिचुएशन में डाल दिया। अब इसमें क्या होगा, ये डेब्ट ट्रैप में फंस गई ना। क्वेश्चन बनता है व्हाट इज डेब्ट ट्रैप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। क्रेडिट इन द केस पुशेस द बोरोवर इनटू सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। ऐसी सिचुएशन में डाल देता है बोरोवर को जिससे रिकवरी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत लोग डेब्ट ट्रैप की वजह से बहुत वाइटल स्टेप्स भी ले लेते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा सा ढंग की प्लानिंग भी हो। In one situation credit helps increasing earning, therefore person is better। एक कभी कभार क्या होता है कि जो क्रेडिट होता है वो अच्छा साबित होता है उसकी बेटर ऑफ के लिए, मतलब उसकी अर्निंग इंक्रीज हो जाती है ऐसे। बट अनदर सिचुएशन में अगर क्रॉप फेलियर वगैरह हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में डाल देता है जिससे वो जो बोरोवर है वो लोन को रीपे नहीं कर सकता, और फिर उसको अपना एक पोर्शन लैंड का, छोटा सा लैंड तो उसमें से एक पोर्शन बेच देना होता है। तो जो सपना थी उसको क्लियरली मच बिफोर वर्स देन ऑफर, तो पहले जितनी उसकी हालत बुरी थी उससे अब बहुत ज़्यादा बुरी हो गई। therefore depends on the risk on the situation whether there is some support in case of loss। तो अब वो डिपेंड करता है कि आपके लॉस के समय क्या कोई सपोर्ट है भी नहीं है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। सो इस वीडियो में हम लोग यही तक करते हैं, पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा चैनल पे। सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ़ यू फाइंड दिस वेरी हेल्पफुल। और पूरा ट्राई करा था जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से समझाने का विद एग्जांपल्स एंड ऑल। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। सो या थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।